हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पे हम लोग केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान तरीकों से सॉल्व करते हैं, बिना किसी शोर शराबे के और बिना किसी बहुत लंबी चौड़ी वीडियो के। टू द पॉइंट डिस्कशन होता है। और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस सीरीज में हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 12 का सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस का आखिरी टॉपिक आ गया है। हम लोग सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशंस की बात कर चुके हैं, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर चुके हैं, हम राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ की बात कर चुके हैं। अब आ गया है लास्ट वाला टॉपिक जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, एबनॉर्मल मोलर मासेस का। एबनॉर्मल मोलर मासेस क्या है, कब हम लोगों को आते हैं नजर, क्या होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उस एबनॉर्मल मोलर मास को फिक्स करने के लिए तरीका जो है वो कौन सा, वेंट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। और वेंट ऑफ फैक्टर से डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन कैसे निकालते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। हम लोग न्यूमेरिकल्स की हेल्प से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज क्या होता है, कॉन्सेप्चुअली तो ये टॉपिक समझ में आ जाता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल आते हैं तो बच्चे थोड़ा सा उलझ जाते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाली हूँ। शुरुआत करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से ही, और ध्यान रखना इस पे से ही क्वेश्चन आता है। मतलब अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कैलकुलेट करने के लिए आएगी ना, कोई सी भी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाए, चाहे फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट की ना आकर के इलेक्ट्रोलाइट की आएगी, जिसमें आपको वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है देखते हैं। क्या हुआ, जब हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना शुरू किया तो उसमें हम लोगों ने सब निकाल के लाए। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर हम लोगों ने बात किया ऑस्मोटिक प्रेशर। और वहां हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, या तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन्हीं प्रॉपर्टीज को, या फिर हम इन प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस आया था उससे लेकर के किसी सब्सटेंस के मोलर मास को भी कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। अब कैलकुलेशंस तो सही आनी चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया कि वो जो मोलर मास था या तो ज्यादा आ रहा था या कम आ रहा था जो होना चाहिए उसके मुकाबले। कैसे कम या ज्यादा आ रहा था देखते हैं। हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं। एग्जांपल देखना जरा, अगर मैंने डाला कहीं पे KCl, सॉल्यूशन बना दिया KCl का और वाटर का, तो मैंने कितना लिया, 1 मोल ऑफ KCl, और उसको डाल दिया पानी में, तो ये किस में टूट जाएगा, पोटेशियम और क्लोराइड आयन में। देखो जरा, यहाँ पे ये 1 मोल था और यहाँ पे ये 1 मोल प्लस 1 मोल। बच्चे लोग, ये तो नंबर ऑफ मोल्स जितने हमने लिए थे उससे दुगने हो गए, है ना। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1 मोल के हिसाब से, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ रहा है कितने, 2 मोल्स के हिसाब से। डिसएसोसिएशन हो जाएगा तब, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि ना डिसएसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल सही जाएंगी। और अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सही जाएंगी, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो भी पंगा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सारे के सारे मोल्स एसोसिएट डिसएसोसिएट नहीं हुए, तो आपस में भी इंटरेक्शंस उनके बनने शुरू हो जाते हैं और सॉल्यूशन के साथ भी वो इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर उस पर फर्क पड़ता है, और वेपर प्रेशर पे फर्क पड़ते ही सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ेगा। तो 2 केसेस में कोई करेक्शन टर्म नहीं चाहिए, कोई वेंट ऑफ फैक्टर नहीं चाहिए। पहला केस कि अगर सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि ना एसोसिएट हो रहा है ना ही डिसएसोसिएट हो रहा है, तो उस केस में ये बिना करेक्शन के मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, सही आएगा। दूसरा, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट लिया हुआ है, जहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स जो सब्सटेंस के हमने डाले हैं उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो सीधा सीधा सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे ही काम कर रहे हैं, तभी वो सही आएगा बिना करेक्शन टर्म के। अदरवाइज अगर एसोसिएशन हो रहा है तो भी नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंस हो जाएंगे। देखो जरा, मान लो बेंजीन हो गया, बेंजीन के अंदर अगर हम लोग उसको डाल देते हैं ना इथेनोइक एसिड को, तो वो डाइमर के रूप में बन जाता है जाके, यानी कि
जो हम लोग 2 मोल इथेनोइक एसिड के बेंजीन में डालेंगे ना, वो 1 मोल बन जाता है, जाकर के डाइमर बन जाएगा। कैसे? से फॉर एग्जांपल बेंजीन सॉल्यूशन लिया, ज्यादातर ये नॉन पोलर में होता है एसोसिएशन। CH3COOH इथेनोइक एसिड ले लिया हम लोगों ने, किस में डाला? बेंजीन में डाला, तो ये डाइमर बन जाएगा। 2 मोल लेंगे तो ये बन जाएगा CH3COOH होल ट्वाइस, डाइमर के फॉर्म में। फिजिकली ये एसोसिएट हो जाएगा, यानी कि 2 मोल लिए थे, 2 मोल के बजाय अब सॉल्यूशन में कितना हो गया? 1 मोल गया, तो फिर पंगा होगा। नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है ना ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर सबसे पहले तो आप समझ चुके हो कि एब्नॉर्मल मोलर मास क्यों आता है? डिसएसोसिएशन हो जाए, या फिर एसोसिएशन हो जाए, या फिर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो। तो मोलर मास जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एब्नॉर्मल आएगा, नॉर्मल नहीं आएगा, कम या ज्यादा आ सकता है। देखो हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज थी, अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं या बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KBM मोलैलिटी, है ना। और अगर मैं बात करूं डेल्टा TF की, तो क्या था? KFM। और अगर मैं बात करूं ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो पाई क्या था? CRT। यही था ना हमारे पास फॉर्मूला ये। और अगर मैं बात करती हूँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, तो ये क्या था? P डेल्टा P अपॉन P0 दैट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ जो भी हम लोगों ने कंपोनेंट लिया है उसका, राइट। ये थे हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करने के तरीके। अब देखो इनमें अगर हम इनको एक्सटेंड करते हैं तो जो मोलर मास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। अगर मैं डेल्टा TB की बात करूं तो मोलर मास यहाँ आएगा ना M2, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ेगा, ज्यादा आ रहा है, तो ये कम नजर आएगा हमारे को। और ये कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। यानी कि अगर नंबर ऑफ मोल्स हम 1 डाल करके देख रहे थे और कैलकुलेट हो रहा था 2 के हिसाब से, तो इसमें डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा, तो मोलर मास हमारा कम कैलकुलेट नजर आएगा। यानी कि अगर KCl हम डालते हैं ना, तो इसका जो कैलकुलेटेड मोलर मास है करीब आधा आएगा, जो इतना होना चाहिए उससे आधा आ जाएगा। एसोसिएशन में मोलर मास कम आएगा, डिसएसोसिएशन में मोलर मास कम आएगा, और एसोसिएशन में मोलर मास ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। ठीक है। अब जो करेक्शन टर्म है वेंटो फैक्टर, अब करेक्ट भी तो करना है इसको। ये तो समझ गए कि एब्नॉर्मल हो रहा है, इससे काम तो नहीं चलेगा हमारा, तो हमें इसको क्या करना है? करेक्ट करना है। एंड दैट करेक्शन टर्म इज वेंट हॉफ फैक्टर। I से उसको डिनोट करते हैं हम लोग। कैसे उसको कैलकुलेट किया जा सकता है मैं बताती हूँ तुम्हारे को। अगर I है तो हम कैसे कैलकुलेट कर देंगे? क्या अपने को कुछ ना कुछ तो गिवन होगा, है ना। नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं I को। या तो हम लोग मोलर मास से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें मोलर मास गिवन है, दोनों ऑब्जर्व कैलकुलेट करके भी और जो नॉर्मल होता है उस हिसाब से। या फिर हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मालूम है, नॉर्मल और कैलकुलेटेड होनी कितनी चाहिए एक्सपेरिमेंटली, और हमने कैलकुलेट करके कितना किया है, तो उसके लिए भी हम I कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों तरीकों से हम I कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि ऑब्जर्व का मतलब कैलकुलेटेड, जो हमने कैलकुलेट करी फॉर्मूला में डाल के। कौन सी? इनमें से जो भी प्रॉपर्टी हो, चाहे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर हो, इन सब में हम लोग इनको कैलकुलेट करके अगर जो लाया है दैट इज ऑब्जर्व, और जो होनी चाहिए वो नॉर्मल। अब ये जो करेक्शन टर्म है ना, ये करेक्शन टर्म लेने के बाद हमारे को ये जो प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा करेक्शन टर्म को, तभी जाकर के हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सही हो पाएंगी। तो इसमें क्या करेंगे? I है, I को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, एक और तरीके से हम लोग I को देख सकते हैं। I इज इक्वल टू
सॉल्यूशन में अगर हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स डाल दिए हैं, कोई भी सब्सटेंस डाल दिया है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे होंगे ना, एसोसिएट हो गए तो कम हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और डिसएसोसिएट हो रहे हैं तो ज्यादा हो जाएंगे। वो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व, वहां पे कैलकुलेट करके कितने आ रहे हैं, और नॉर्मली हमने डाले कितने थे बिफोर एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन। तो हम वहां से ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे उसको भी ऑब्जर्व लिख देती हूँ, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये तीन चीजों से हम लोग आई को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो है ना आई करेक्शन टर्म, हम लोग करेक्शन टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, कैलकुलेट करने के बाद आई को अब ये फाइनल हमारी एकदम परफेक्ट, अब मोलर मास कोई भी एबनॉर्मल नहीं आएगा। करेक्शन टर्म चाहिएगी, और ये करेक्शन टर्म मैंने आपको बताया किस केस में चाहिएंगे, जब जो सॉल्यूट हम डाल रहे हैं या तो उसमें एसोसिएशन हो रहा है या डिसएसोसिएशन हो रहा है, तब ये करेक्शन टर्म निकल के आएगा। और उस करेक्शन टर्म को पहले निकाल के फिर हमारे को ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है उसमें मल्टीप्लाई करना है, तब हमारा जो कैलकुलेशन आने वाला है वो सही आएगा। करेक्ट है, यहां तक समझ आ गया। वेंट ऑफ फैक्टर क्या है समझ में आ गया। कैलकुलेशन अभी न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना। अच्छा, दूसरी चीज, अब इस वेंट ऑफ फैक्टर का क्या काम है, एक तो यहाँ पे काम है। अब जब हम एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कई क्वेश्चंस में, कईयों में नहीं भी पड़ेगी, तो उसको भी हम लोग आई की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर से हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन, यानी कि इसको देखो अल्फा 11th में पढ़ा था ना, अल्फा कितना टूटा या कितने जुड़े, उन दोनों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी मदद से, वेंट ऑफ फैक्टर की मदद से। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन दोनों के बारे में बताऊंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। चलो तो मैं ये इरेज कर देती हूँ। तो पहले हम लोग डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं आई की हेल्प से। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लो हम लोग कोई भी सॉल्यूट ले लेते हैं जो ए बी की फॉर्म में है, 1 मोल लेंगे इनिशियल स्टार्ट, और आफ्टर डिसएसोसिएशन ये m नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। हमें नहीं मालूम a कितना है b कितना है, m नंबर ऑफ मोल्स हम लोग मान लेते हैं। और डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन हम लोग अल्फा लेकर के चलेंगे। तो इस बिफोर एसोसिएशन ये 1 था और ये कुछ भी नहीं था, a और b अलग अलग नहीं टूटे थे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने 1 लिया था। और डिसएसोसिएशन के बाद ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, अल्फा टूट गया इसमें से, और ये टोटल नंबर ऑफ जो डिसएसोसिएटेड है ये कितना हो जाएगा, m अल्फा हो जाएगा। बच्चे लोग, आई कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसएसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसएसोसिएशन, है कि नहीं है। देखो जरा, आई हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसएसोसिएशन divided by total number of moles before disassociation। अब इसको देखो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसएसोसिएशन के बाद कितने हो गए हैं, सॉल्यूशन में ये वाले मोल्स भी हैं और सॉल्यूशन में ये वाले मोल्स भी हैं। तो यहाँ पर आई आ जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये तो गायब नहीं हुए, ये मोल्स तो थे ही और ये भी मोल्स आ गए। और हम लोगों ने शुरू में कितना लिया था, 1 लिया था। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लो तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, i माइनस 1 और m माइनस 1। ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है। और m की वैल्यू कहाँ से आएगी देखते हैं। यहाँ पे बच्चे इतने तक कर लेते हैं और बहुत बार m की वैल्यू कैलकुलेट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, अब कहाँ से लाएं। देखो, अगर हमारा सोल्यूट कैसा टाइप है, ए बी टाइप है, ए बी टाइप यानी कि से फॉर एग्जांपल NaCl है, KCl है, ये कौन से टाइप हो गए, ए बी टाइप, है ना। ये जब टूटेंगे तो देखो किस में टूटेंगे, सोडियम में और क्लोराइड में।
कितने नंबर ऑफ एम कितने हो गए, कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए, 2 आ गए, है ना। और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 2 आ गए। तो अगर इस तरह के ए बी टाइप हैं तो कितने आ जाएंगे, एम की वैल्यू आ जाएगी 2। तो उस केस में हमारा अल्फा विल बी आई माइनस 1, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब इस तरह का NaCl है, KCl है। और अगर हमारे पास AB2 टाइप है, AB2 टाइप हो सकता है ना, जैसे मान लो CaCl2 हो सकता है कि नहीं। अगर CaCl2 है तो देखो जरा, ये इसको इरेज कर देती हूँ ना मैं, बाद में हम फिर इसको कर लेंगे यार। CaCl2 अगर सॉल्यूशन में जाके टूटेगा तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, 1 कैल्शियम का और 2 क्लोराइड के। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहां पर हमारी बाइनरी के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हो जाएगा 3 माइनस 1 2। अब आपको एग्जैक्टली मालूम है AB3 टाइप, जैसे AlCl3 हो गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, I माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि AlCl3 कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे टूटने के बाद, 4 हो जाएंगे, है ना। उसको M की वैल्यू इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा सोल्यूट है, टूटने के बाद कितने मोल्स देगा ये सॉल्यूशन में। तो मेरे बच्चे लोग, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी जब हमारे पास आई की वैल्यू आ गई तो। और आई की वैल्यू के लिए मैं इससे पहले आपको बता चुकी हूँ, 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर मास से भी, अगर हमारे को दोनों मोलर मास मालूम है, एबनॉर्मल भी और नॉर्मल भी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों मालूम है, कितनी आनी चाहिए और कितनी कैलकुलेट हुई उससे भी, है ना, हम आई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनको रिलेट करके आई को कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ मैं आपका इसको यहाँ लिख लेते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेशंस करना शुरू करेंगे। पहले एसोसिएशन भी बता देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर ये ले लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एम माइनस 1। ये है हमारा फॉर्मूला किसके लिए, डिसएसोसिएशन के लिए। एम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने अब आपको मालूम है, ये 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, आप बहुत अच्छे से जानते हो। एम की वैल्यू आते ही ये अल्फा के कैलकुलेशन होगा और आई कैलकुलेट करके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अभी कराती हूं मैं, लेकिन इससे पहले डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी कर लेते हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी ऐसे ही होगा, सेम होने वाला है, बस उसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे पहले से। से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने n नंबर ऑफ AB मॉलिक्यूल्स ले रखे, नंबर ऑफ मोल्स AB ले रखे हैं। ये AB की जगह हम 1 ले लेते हैं, इसमें हो रहा है एसोसिएशन तो 1 मॉलिक्यूल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं A के ले लेती हूँ तो ये आफ्टर एसोसिएशन हो जाएगा AN, मॉलिक्यूल बन जाएगा यहाँ पे ये इस तरीके से। अब देखो अगेन उसी तरीके से अगर हम इसको 1 मोल लेकर के चल रहे थे शुरुआत में, तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा अल्फा बाई एन, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा और ये अल्फा डिवाइडेड बाई एन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए। शुरुआत कितने से करी थी, 1 से करी थी, तो यहां पर ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन डिवाइडेड बाई 1। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इसको रीअरेंज करके आने वाला है I इज इक्वल टू आई माइनस 1 और 1 अपॉन एन माइनस 1। ये रीअरेंजमेंट आने वाला है किसके लिए, एसोसिएशन के केस में। एसोसिएशन होगा तो ये फॉर्मूला यूज होने वाला है और डिसएसोसिएशन होगा तो ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। इसको और क्लियर कर लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके। 2 न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, दोनों न्यूमेरिकल्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेकर के चलूंगी सो दैट कि आपके तीनों कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएं जो मैं इसमें कराना चाह रही हूँ। तो मिलते हैं, न्यूमेरिकल लिख लेती हूँ मैं, उसके बाद काम करते हैं। बच्चों क्वेश्चन लिख लिया है मैंने, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें मैंने देखो 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैंने कोशिश की है कि तुम्हारे 3 चीजें कवर हो जाएं, 3 पार्ट कवर हो जाएं। यहाँ पे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट भी करेंगे पहले बिना करेक्शन टर्म के, फिर हम लोग करेक्शन टर्म कैलकुलेट करेंगे यानी कि आई कैलकुलेट करेंगे, और करेक्शन टर्म कैलकुलेट करके हम डिग्री ऑफ
एसोसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे, अल्फा कैलकुलेट करेंगे। तो तीनों चीजों को एक क्वेश्चन में कंक्लूड करके देखते हैं, समझते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड आपको मालूम है, आपको फॉर्मूला भी दे दिया गया। डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये 25 ग्राम क्या हो गया? ये हो गया आपका W1 और 2 ग्राम क्या हो गया आपका W2 सॉल्यूट का मास। और इसके बाद शोज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू, ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे दी, यानी कि डेल्टा TF भी गिवन आपको। KF ये रहा आपके पास सारी चीजें आ गई हैं। अब सारी चीजें आकर के चलो फिर हम लोग इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले कॉलिगेटिव मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। हमने कैलकुलेट करना है मोलर मास, है ना। अपने को डेल्टा TF गिवन है, वेरी नाइस। ये डेल्टा TF गिवन है, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गिवन है। यहां से हम कैलकुलेटेड मोलर मास निकालेंगे और एक्चुअल में मोलर मास कितना होने वाला है वो हमें मालूम ही है। इससे हम देख सकते हैं कि मोलर मास कितना सही आया कि गलत आया, देखते हैं। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अपना फॉर्मूला होता है M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू W1। यही है ना कॉलिगेटिव फॉर्मूला। किसके लिए? डेल्टा TF का जो भी सॉल्यूट हमने डाला उसका मोलर मास निकालने के लिए। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अपना M2 आ जाएगा। KF कितना है भाई? KF है 4.9। यूनिट्स नहीं लिखते, भीड़ हो जाएगी, आप लिख लेना। W2 कितना गिवन है? 2 ग्राम्स और 1000 तो आएगा ही, उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए। डेल्टा TF गिवन है। डेल्टा TF कितना चेंज आया? ठीक है 1.62 केल्विन और W1 कितना है? 25 ग्राम्स। यहां आ जाएगा आपका मोलर मास। मोलर मास अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 241.98 ग्राम पर मोल। ठीक है, इतना आ गया। ये है 241.98। मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो, ये तो आप कर ही लोगे। ये आया भाई अपना मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद। देखें जरा क्या इसका मोलर मास इतना ही है? इतना नहीं है तो कितना है? और अगर एक्चुअल में आता है तो फिर हम उससे आई कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट है। आई में क्या हो जाएगा? नॉर्मल मोलर मास अपॉन कैलकुलेटेड मोलर मास से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो करो, इसका मोलर मास कितना आएगा? C6H5COOH। कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। 7 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। प्लस ऑक्सीजन कितना है? 32 है। 84 प्लस 6 प्लस 32 दैट इज 122। भाई ये आ गया मोलर मास। एक्चुअल में मोलर मास ये आना चाहिए था हमारा। देखो जरा, उसको दुगना आ रहा है। 242 हो जाता ना दुगना, 244 हो जाता। ये 242 के आसपास आ रहा है, यानी कि डबल हो रहा है भाई ये। तो पंगा कहाँ है? यानी कि एसोसिएशन हो रहा है। बोला भी है इन्होंने कि नहीं बोला? परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करनी है। मोलर मास अगर ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब एसोसिएशन हो रहा है। मोलर मास अगर कम आ रहा है तो डिसएसोसिएशन हो रहा है। तो यहां से हम लोग आई कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर आई कैलकुलेट करने में क्या है? नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास। आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 122 डिवाइडेड बाय 241.98। ठीक है, अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0.50 समथिंग आ जाएगा, कुछ और भी आ जाएगा। 2 डेसिमल पॉइंट तक हम लोग कैलकुलेट इसको कर लेते हैं। अपना आई भी आ गया, यहाँ पे आई कैलकुलेट हो गया। बहुत बढ़िया बात। आई कैलकुलेट होने के बाद अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाओ भाई, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? 2 डाइमर बन रहा है ना, ये देखो डाइमर। अगर डाइमर नहीं होता तो हम 3 मोल्स, ट्राइमर होता तो 3 मोल्स लेते। डाइमर है तो 2 मोल्स लेंगे C6H5COOH का, और ये किस में जाकर के बन रहा है? C6H5COOH होल ट्वाइस। ये डाइमर बन गया। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन हम 1 मोल लेकर के बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अल्फा अपॉन 2 है ना, तो ये 1 माइनस अल्फा हो गया और ये हो गया अल्फा अपॉन 2। टोटल नंबर ऑफ
मोल्स कितने हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2, लिए कितने थे 1, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कितना लिया था 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 एंड I हम कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं, कितना है देखो 0.50 आ गया। अब इसमें से अपने पास अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू 0.50 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 उधर चला जाएगा ना। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो गया देखो जरा, 0.50 में से अगर हम 1 माइनस करें, ये करीब करीब 98% तक आ जाएगा, 0.98 आ जाएगा इसका आंसर। तो 0.98 यानी कि 90, अगर उसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना हो गया 98% या 99%, एक आध डेसिमल पॉइंट की कैलकुलेशंस का ऊपर नीचे हो सकता है। तो 98% या 99% के आसपास इसका आंसर आएगा। आप कैलकुलेट करके देखो इसको। तो बेसिकली क्वेश्चन कैसे हमने अटेम्प्ट किया देखा आपने इसको। पहला था कि हम लोगों ने कैलकुलेट, सारी चीजें दे रखी थी कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास, और हमें वो सब्सटेंस भी दे रखा था, तो सब्सटेंस का मास तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं इसके बिना भी। हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, ओरिजिनल हमें पता है, उससे हमारा I आ गया। I आने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना था अल्फा। अल्फा कैसे कैलकुलेट होता है, ये इस तरीके से कैलकुलेट होता है। अल्फा का मतलब कितना परसेंट एसोसिएशन या डिसएसोसिएशन हुआ। क्वेश्चन समझ में आया। एक और क्वेश्चन करके देखें इसके जैसा ही। उसमें ना एक कदम और बढ़ा लेते हैं हम, उसमें हम के ए भी कैलकुलेट करके देखेंगे। करके देखें, चलो एक और क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। ये क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने एसोसिएशन पे सॉल्व किया था, ये वाला डिसएसोसिएशन का है। हालांकि इसमें हम परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इसमें देखो क्या कैलकुलेट करना है, इसमें I तक कैलकुलेट करना है, बस 2 स्टेप का क्वेश्चन है। एक सॉल्यूशन है जिसमें इतने ग्राम BaCl2 है, यानी कि क्या है ये W2 है, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर W1 बॉयल्स एट 100 डिग्री। ये ऑब्जर्व हुआ कि इतने पे बॉयल हो रहा है, ये TB आया, कितने पे आया, T0 भी नहीं, TB है, ठीक है। T0 भी तो क्या होता है वाटर का 100 होता है, दिस इज TB। तो डेल्टा TB कैलकुलेट करेंगे, इसमें से माइनस करके कैलकुलेट करना है अपने को। I वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है, और मोलैलिटी कैलकुलेट करनी BaCl2 की। भैया मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे तो हम डेल्टा TB कैलकुलेट करेंगे ना। तो ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड, देखो ये ऑब्जर्व हुआ और कैलकुलेटेड TB से हम लोग I कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला काम हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलैलिटी किसकी, BaCl2 की वाटर में। मोलैलिटी के लिए अपने पास फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लास 11 से करते आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है। दिस विल बी W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय किसका, W2 अपॉन M2, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं हमने, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई W1। तो रख देते हैं, पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, W2 कितना है 3.10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 कितना है भाई, M2 देखो ये कैलकुलेट किया हुआ है, मोलर मास किसका, BaCl2 का। बेरियम का मोलर मास होता है 137 और Cl2 का 71 होगा, 35.5 प्लस 35.5 तो कितना हो गया 208.3। तो यहाँ मोलर मास आ गया 208.3 एंड मल्टीप्लाइड बाई कितना 250, W1 इतना आ गया। इसको कैलकुलेट कर देंगे हम लोग, तो मैंने इसको पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ये आ जाएगा आपका 0.059 के आसपास। आप लोग कैलकुलेट कर लेना क्योंकि मैं टाइम को वेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ। तो 0.059 आ गया हमारा मोलैलिटी। मोलैलिटी आने के बाद अपने को क्या कैलकुलेट करना होता है, देखो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर देती हूँ मैं। डेल्टा TB इज इक्वल टू के, बॉइलिंग की बात हो रही है ना, हाँ, तो KF नहीं KB मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी। मोलैलिटी अभी कैलकुलेट की KB गिवन है, ये रहा गिवन है, बहुत बढ़िया। तो डेल्टा TB आपका आ गया, KB इज 0.52 इंटू मोलैलिटी हमने क्या किया 0.059। इसको भी मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रख लिया है,
तो डेल्टा टीबी अपना आ रहा है, इसको हम लोग 0.059 है, इसको कंफ्यूज नहीं होना, हाँ 0.059। तो हम लोगों ने जो कैलकुलेट की है वो कितनी आ जाएगी, 0.030 ये आ गई कैलकुलेटेड, जो हमने इससे कैलकुलेट किया, जो हमारे पास दिया हुआ है आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए। लेकिन उन्होंने बताया कि कितना ऑब्जर्व किया गया, बॉइलिंग पॉइंट ये पाया गया वाटर का, ये क्या है टीबी। तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, 100 माइनस दिस, है ना, T0 भी माइनस टीबी। तो उस हिसाब से अपना डेल्टा यहाँ पे देखते हैं हम, उस हिसाब से डेल्टा टीबी अपना आना चाहिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 100.083 माइनस 100, तो दिस विल बी टीबी माइनस T0 भी। ये कितना आ गया, चलो भाई इसको तो माइनस करते हैं, कितना आ गया 0.083। ये आ रहा है ऑब्जर्व्ड, कि ऑब्जर्व किया तो आया इतना, आना चाहिए था इतना। इससे आई कैलकुलेट हो जाएगा ना। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई हमारी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कितनी हुई, ये हुई। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर आई कैलकुलेट करें, अभी आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कितनी हुई, ऑब्जर्व हुई 0.083 और होनी चाहिए थी कितनी 0.030। तो 0.083 डिवाइडेड बाय 0.030, ये आ जाएगा आपका आई। इस आई को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगी, ये भी मैंने कैलकुलेट कर दिया है, दैट इज 2.68 के आसपास आ जाएगी इसकी वैल्यू। आप लोग खुद कैलकुलेट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, इसमें तो सारी चीजें गिवन थी, सीधा सीधा पहले वाले से हम लोगों ने डेल्टा टीबी, अगर ये मोलैलिटी इसमें क्वेश्चन नहीं दिया होता ना तो हम अलग से कैलकुलेट नहीं करते। हम टीबी को किस फॉर्मूला में डाल के कैलकुलेट कर सकते थे, देखो जरा यहाँ रख देती हूँ मैं, वो वाला फॉर्मूला भी याद दिला देती हूँ आपको। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एमबी इंटू डब्ल्यू ए। इस वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट, देखो यही तो है सारा का सारा। हम लोगों ने पहले मोलैलिटी कैलकुलेट करी, फिर हम टीबी पे आ गए, अदरवाइज वही चीजें हैं सारी की सारी, है ना। तो हम वहां से डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे। ये सब देखो, ये मोलैलिटी ही तो कैलकुलेट करी यहाँ पे हमने। यहाँ इस केस में हमने क्या किया, इसको अलग से कैलकुलेट करके इसके साथ केबी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे चाहे एक जगह पुट कर लेते, क्योंकि इन्होंने कहा था मोलैलिटी कैलकुलेट करो, तो हमने अलग से कैलकुलेट कर दिया। ये ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम के क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। उसके बाद हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, उससे हम लोगों ने आई कैलकुलेट कर दिया। बहुत सिंपल है। इन क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि ये प्रैक्टिस जरूर मांगते हैं और क्वेश्चन इसी में से आता है। इस एक क्वेश्चन से टीचर पूरा तुम्हारे को सॉल्यूशन चैप्टर आता है कि नहीं आता है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी ज्ञान आपका पता चल जाता है, करेक्शन टर्म का भी पता चल जाता है, वेंट ऑफ फैक्टर का, और आपको अल्फा कैलकुलेशन कैसे करना है उसका भी पता चल जाता है। तो पूरा चैप्टर इस वाले पॉइंट पे आकर के कंक्लूड हो जाता है। इसको जरूर करना। समझ में आए तो कमेंट करो, नहीं समझ आया तो जरूर कमेंट करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर ही डालोगे। मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ती हूँ, तब तक आप लोग एंजॉय हार्ड, स्टडी हार्ड।